नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि किसने प्रेसिडेंट कैसे कैसे बने, किन स्थितियों में बने वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या कंट्रीब्यूशन था, अब्दुल कलाम का क्या कंट्रीब्यूशन था, द्रौपदी मुर्मू का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सब हम लोगों ने देखा। दोस्तों सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं, इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं आया, ये सब देखते हैं। ठीक, तो पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग आपको पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पावर्स क्या है। ठीक, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ रेंज ऑफ पावर्स classified into several categories, each associated with the specific articles of the Indian Constitution. दोस्तों प्रेसिडेंट के जितने भी पावर्स है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, कुछ एग्जीक्यूटिव होंगे, कुछ लेजिस्लेटिव होंगे, कुछ जुडिशरी होंगे, सब अलग अलग होंगे। ठीक, और हर प्रेसिडेंट के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक आर्टिकल से मेंशन किया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ये प्रेसिडेंट जो क्या होता है हमारे देश के सेरेमोनियल हेड होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड एक्सरसाइजेस their executive power either directly or through officers subordinate to them. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्टली करते हैं या जो उन्होंने ऑफिसर पॉइंट कर रखे हैं जैसे गवर्नर वगैरह, वो उनके थ्रू करें। अपॉइंटमेंट पावर्स, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, किन किन चीज़ों को, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, किन किन इंपॉर्टेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और भी लोगों को करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर यानी राज्यपाल को, और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंश्योर दैट लॉ आर फेथफुली एग्जीक्यूटेड एंड एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली यूनियन टेरिटरीज को ये क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, summoning and propagating parliament. The president summons and propagates the of the parliament and can dissolve the लोक सभा। प्रेसिडेंट के हाथ में ये क्या है, लोकसभा को डिसॉल्व करना। ठीक, क्योंकि जब भी कोई क्या कहते हैं बात होती है तो लोग प्रेसिडेंट के पास ही पहुंचते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं आई है तो लोग अपने पहुंचते हैं कि सर हमें मौका दीजिए। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, सरकार गिरने वाली है, तो लोकसभा को भंग करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का ही है। आगे बढ़े दोस्तों, ये हिंदी भाषी वाले लोगों के लिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक, आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर जो है उनका। एसेंट टू बिल, नो बिल नो बिल बिकम्स अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी बिल के बिना। ठीक, तो आपको पता होगा जब भी कोई बिल प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले वो, अगर वो मनी बिल नहीं है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में जाता है। अगर पहले वो लोकसभा में गया तो वहां से पास होगा, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट उस पर अगर अपने हस्ताक्षर कर दे तो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कैन promulgate ordinances when parliament is not in session which have the same force as laws passed by the parliament, आर्टिकल 123। जब भी मन करे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बुला सकते हैं सबको, उनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, मान लीजिए विंटर सेशन, मानसून सेशन नहीं भी चल रहा है, तो बुला सकते हैं। अगला क्या है, जुडिशियल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्डनिंग पावर, माफ करने की जो शक्ति होती है। हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पिट्स और रिमिशंस ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि किसी भी अगर व्यक्ति को कोई भी सजा सुनाई गई है तो उसको कम कर सकते हैं या फिर खारिज कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि प्रेसिडेंट जो फांसी की सजा होती है उसको कैंसिल करके उम्र कैद कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे तो एक व्यक्ति जिस पे चार्जेस थे माइनर गर्ल के रेप का, ठीक, वो गया था, उसको फांसी की सजा मिली थी, रेप और मर्डर किया था उसने, फांसी की सजा मिली थी, तो वो गए थे माफी मांगने के लिए, सोचा था उम्र कैद की हो जाए। अब्दुल कलाम ने साफ खारिज कर दिया था, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी आपका क्राइम ऐसा हो कि सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे तो आपको फांसी दी जाती है, सब केस में फांसी नहीं दी जाती है।
और अक्सर देखा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बचते हैं फांसी देने से, क्योंकि उनकी फैसले को खारिज किया जा सकता है। अक्सर फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे बड़ी जज ही देते हैं। जुडिशरी में दोस्तों हम लोग देखेंगे कैसे अपीलेट सिस्टम में कैसे कैसे सिस्टम, उसको हम लोग व्याख्या उसकी पूरी अगले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक, अगला क्या, फाइनेंशियल पावर, मनी बिल्स। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। दोस्तों आपको पता होगा कि मनी बिल को अगर सिर्फ लोकसभा से 14 दिन में पास करना होता है, बाकी राज्यसभा में अगर पास ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी मनी बिल बिना प्रेसिडेंट को दिखाए, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं पेश किया जा सकता है। दूसरा क्या है, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, causes the annual financial statement budget to be laid before parliament, आर्टिकल 112। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 जो भी कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बजट होती है, ठीक, वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट की अनुमति के से। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है, डिप्लोमेटिक पावर्स। दोस्तों डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होते हैं, जो भी क्या कहते हैं, जब भी आप देखेंगे कि किसी भी फॉरेन अफेयर्स में जाते हैं तो प्रेसिडेंट ही जाते हैं, वहां पे वो इंडिया का रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन अफेयर, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स, अपॉइंट्स इंडियन एम्बेसडर्स एंड रिसीव्स फॉरेन डिप्लोमेट्स। जितने ही फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं उसको कौन, प्रेसिडेंट ही मिलते हैं। ठीक, इंडिया के एम्बेसडर को वही अपॉइंट करते हैं, एक और अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं उसे प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्या है, ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट, कैन निगोशिएट एंड साइन ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट। ठीक, अगर पार्लियामेंट ने कोई ट्रीटी को अप्रूव कर दिया है तो उस पर निगोशिएट कर सकते हैं और साइन यही करते हैं, अंतिम से दस्तखत नहीं, अंतिम हस्ताक्षर नहीं होते हैं। अब आइए दोस्तों अगला, इमरजेंसी पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, तीन आर्टिकल्स हैं। एक तो आर्टिकल आपका कौन सा है, 352, एक अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल का, एक अनुच्छेद 360। देखते हैं हम लोग। नेशनल इमरजेंसी, कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352। आपको पता होगा, मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज में भी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि इमरजेंसी वो ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं जब भी ऐसी स्थिति बने कि वॉर होने वाला है, वॉर हो रहा हो, एक्सटर्नल कोई अटैक हो गया हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, कंट्री में ही कुछ ऐसा रेबल्स ग्रुप टेररिस्ट टाइप की उठ चुके हों। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट रूल, कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 356। जब भी किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस का ब्रीच होगा, जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन ला सकते हैं। अगला है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा किसी, जबकि हमारा देश एक वित्तीय आपदा से गुजर रहा है, संकट से गुजर रहा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ पावर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ मैं अलग पावर्स आपको अब खुद से बताने वाला हूँ। ठीक, प्रेसिडेंट के पास दोस्तों पावर होती है अपॉइंटमेंट की, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, एक क्यूरियस केस में आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के पावर की केस होती है। ठीक, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ केसेस में वो कैसे बदल जाता है। ठीक, प्रेसिडेंट जो किसी को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, आइए हम लोग देखते हैं कैसे। दोस्तों मैं अगर आपको एक फलसफा या फिर कहानी बताऊं, फिर केस बताऊं, तो ऐसा है, मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ है। ठीक, मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ है। ठीक, और उसमें एक कैंडिडेट आपके क्या कहते हैं किसी XYZ पार्टी से है। ठीक, सॉरी, XYZ पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ABC पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, और WOP, मान लीजिए 3 पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इनको मिली है 120 सीट, इनको मिली है 140 सीट, और इनको मिली है 100 सीट। ठीक, 100, 200, 300, 400, 460 हुए, और बाकी अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज को मिली है। तो दोस्तों इनमें से किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, आपको पता है सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 543 सीट जितने भी लोकसभा के सीट्स हैं, अगर उसमें 273 सीट किसी के पास नहीं है, इसका मतलब
क्लियर मेजोरिटी फिर सिंपल मेजोरिटी किसी के पास नहीं है। आपको पता है अगर लोकसभा में सरकार बनाना है तो उसके पास सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। अब किसी के पास भी अगर सिंपल मेजोरिटी क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्या होगा उसके पास, अब वो डिमांड करेगा क्या, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, प्रेसिडेंट ही बोलेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है एबीसी है, आपको मैं कुछ 14 दिन का या फिर कितने भी दिन का समय देता हूँ, आप प्रूफ करिए आप अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ये एबीसी पार्टी वाले जाएंगे किसी और पार्टी के पास, मान लीजिए वो इन्हीं के पास गए एक्सोजेट वाले के पास कि चलो हम तुम मिलकर पार्टी बना लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, हमारा इसे 260 हो जाएगा और छोटी मोटी स्टेट पार्टी रीजनल पार्टीज को मिला के 3 सीट वहां से उठा के हम लोग 273 का मेजोरिटी क्लियर कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपनी क्लियर सिंपल मेजोरिटी आ जाएगी तो हम लोग सरकार बना लेंगे। तो ये जो पावर होता है कि प्रेसिडेंट किसको चुनेगा, एबीसी XYZ WOP, वो पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। क्लियर दोस्तों। एक और मैं आपको पावर बताना चाहूंगा, वो है पॉकेट वीटो का। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है आपका पॉकेट वीटो का। पॉकेट वीटो दोस्तों क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी कोई एक बिल पेश होता है तो पहले वो गया किसके पास, लोकसभा के पास, फिर राज्यसभा के पास, फिर गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो क्या बन जाता है, वो बिल बन जाए, लॉ बन जाता है। अगर दोस्तों प्रेसिडेंट ने उन्हें मना कर दिया कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, इसे दोबारा रिकमेंड करो, तो ये वापस किसके पास जाता है, वापस जाता है लोकसभा में, वापस वोटिंग होती है। अगर प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, ठीक, तो वापस लोकसभा में जाएगी। अगर लोकसभा से फिर पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को इस बार मजबूरन उस पर साइन करना होगा क्योंकि वो रिकंसिडर हो चुका है। और प्रेसिडेंट के पास एक अलग पावर होती है पॉकेट वेटो की। अगर लोकसभा से कोई बिल पहली बार पास हो गया, राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं इसे अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, मैं ना साइन करूंगा, ना पास करूंगा, ना वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजूंगा, और जब तक चाहे तब हर 6 महीने में बढ़ते रहता है, जब तक चाहे तब प्रेसिडेंट उसको अपने पास रख सकते हैं, ना उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, ना पास होने के लिए भेजेंगे। ये होता है पॉकेट वेटो। ये पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने, जब राजीव गांधी की सरकार थी तब उन्होंने पोस्टल बिल को लेकर एक लॉ बनाया था, तो उसको ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वेटो कर दिया था। ये रहा आपका दोस्तों एक पावर। ठीक दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स थे, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के पावर्स जो आ सकते थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा लेक्चर था आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप लोग आगे इसको देखें, पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। पॉलिटी का जो ये सेक्शन है दोस्तों, ये हम लोग कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आजाद विमल।